वेलकम टू आवर चैनल क्लियर JIB CIB। स्टूडेंट्स, आज हम आपके ABFM का मॉड्यूल 1 का जो यूनिट 4 है उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा था कि स्टाफिंग क्या होता है, उसके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, फैसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, आप एक्चुअली में स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें करते हो जब आप एक्चुअली एक कंपनी के अंदर स्टाफिंग करते हो। ठीक है, और सेकंड इसमें हमने देखा था कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अभी थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे कि सिलेक्शन के अंदर हम कैसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन मेथड कैसे किया जाता है जो कि एक्चुअली आता है स्टाफिंग के अंदर। देखिए, सिलेक्शन, द फेज ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस नोन एज अ सिलेक्शन is component of hiring procedure that entails selecting an employee to hire from the shortlist of exceptional applicants who have been reduced. Throughout the process of recruiting, there are multiple opportunities for selection to take place. ठीक है, तो बेसिकली जब आप रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करते हो, जो हायरिंग का प्रोसीजर रहता है ना, उसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ एक सिमिलर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ जितने भी कंपनी में पोस्ट है उसके लिए जब शॉर्ट लिस्ट करते हैं ना, तो वो शॉर्ट लिस्टिंग को कहते हैं सिलेक्शन। मतलब ये टर्म बहुत कॉमन है, ये हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन जब हम कुछ एक ऑप्शन या कुछ पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जो ऑप्शंस के साथ हम जाएंगे तो उससे कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है, तो यही सेम प्रोसीजर रहेगा स्टाफिंग के केस में। Manager shortlist the applicants to be contacted based on the credentials of their applications and decide about the applicants who are to be called for interviews and ultimately which applicants to be hired for available positions. If you have good understanding of many levels of selection and what to look for each level, you will be better able to choose the right job candidate for the company's long-term success. तो जब मैनेजर्स के पास मल्टीपल एप्लीकेशंस आते हैं कोई भी जॉब के लिए, या भले ही वो इंटरव्यू प्रोसीजर से हो, ठीक है, फाइनल, अगर आप मैक्सिमम जॉब्स आजकल ऐसे हो गए हैं कि प्राइवेट में मैं बोल रही हूँ कि जहाँ पे आपको इंटरव्यूज़ लगते हैं। ठीक है, तो उसमें से बेस्ड ऑन इंटरव्यूज़ मैनेजर क्या करता है, शॉर्ट लिस्ट करता है कैंडिडेट्स को जो भी बेस्ट है। ठीक है, जिनके पास अच्छे स्किल्स हैं, मे बी जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छा है, अगर जॉब मार्केटिंग का रहेगा तो जिनका जो कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है, मे बी वो शॉर्ट लिस्ट हो सकते। तो बेस्ड ऑन द एक्चुअल क्राइटेरिया कि वो पोस्ट के लिए कौन फिजिबल है, तो उसके बेसिस पे जब मैनेजर्स फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशंस कुछ एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट करता है। ठीक है, तो जो अलग अलग सिलेक्शन के लेवल है ना, उसमें कौन से लेवल पे कौन से स्किल के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करना है, ये एक मैनेजर को अच्छे से पता होना चाहिए, तभी वो दिए हुए जॉब के लिए राइट कैंडिडेट चूज़ कर सकता है और कंपनी के सक्सेस के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ये सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, इसमें कौन से स्टेप्स रहते हैं। ओके, बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है स्टूडेंट्स। कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। द सिलेक्शन प्रोसेस, इट इज़ नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन to develop its own selection procedures because each company has its own standards and requirements. Nevertheless, the most important steps are as follows. देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं। ठीक है, अपने अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं बेस्ड ऑन कौन से पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ऑफिसर लेवल की रिक्वायरमेंट, अगर बैंक में है तो क्लरिकल लेवल की रिक्वायरमेंट है, ऑफिसर लेवल की है, मैनेजर लेवल की है, या सबऑर्डिनेट स्टाफ है। ठीक है, या मतलब अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो कौन सा स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसके आगे क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं, ये इन जनरल सिलेक्शन प्रोसीजर है। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फॉलो नहीं करता स्टूडेंट्स। देखिए, पहला है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। This is the very generic and basic interview that is held to exclude the candidates who are utterly unfit to work in the organization. The purpose of this interview is to determine who will move on to the next stage of the interview process. As a result, the company now has access to a pool of applicants who could suitable for open positions in the company. मतलब यहाँ पे एक तरीके का इन जनरल इंटरव्यू होता है। मतलब दिस यू माइट से एज अ फर्स्ट स्क्रीनिंग या पहले मैन टू मैन, मतलब फेस टू फेस पहला इंटरेक्शन होता है आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में।
तो यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बिल्कुल भी लायक नहीं है वो जॉब के लिए, उनको पहले ही एलिमिनेट किया जाता है, अटरली अनफिट, ठीक है, टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। और यहाँ से चालू होता है जो पहले सबसे पहला स्टेप कि आप फर्स्ट शॉर्टलिस्ट करोगे कि हाँ कि ये पर्सन के पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर जॉब, या ये पर्सन के पास ऐसा लग रहा है कुछ बेसिक स्किल है। अगर कोई भी ऐसा जॉब है जहाँ पे सपोज़ कोई आईटी का जॉब है, तो वो केस में जो पर्सन जिसका आईटी बैकग्राउंड है, जिसका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, तो जिसके पास डिग्री रहेगा या कुछ उसके रिगार्डिंग डिप्लोमा है, सर्टिफिकेशन है, जो कि पर्सन वहाँ पे वो काम कर पाएगा, उसी को प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, ना कि कोई ऐसा पर्सन जिसको बिल्कुल भी आईटी का नॉलेज नहीं है, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस है टेकिंग एप्लीकेशंस। Candidates for open positions submit their resumes and cover letters to the business in order to be considered for the employment. The application provides the interviewers with the information about the candidates such as their biographical data, their work experience, their hobbies and their interests. यहाँ पे क्या होता है कि कैंडिडेट्स अपने रेज्यूमेस एक कवर लेटर में लिख के पूरा एनवलप में एम्प्लॉयमेंट के लिए दे देते हैं, ठीक है, सेंड कर देते हैं। इसमें उनका डिटेल एप्लीकेशन रहता है, ठीक है, उनका रेज्यूमे रहता है, कवर लेटर रहता है जिसपे उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उनका बायोग्राफिकल डेटा हो, उनका कोई वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, तो हॉबी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, सभी ये एप्लीकेशन में कैंडिडेट के रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि एक एम्प्लॉयर को पता चलना ज़रूरी होता है, ठीक है, कि उसके बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करने में आसानी उससे हो। थर्ड प्रोसेस है एग्जामिनिंग द एप्लीकेशंस। वंस द एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड, a special screening committee examines them in order to select potential candidates from among the applications who will be then contacted to schedule the interviews. Candidates could be chosen based on specific criteria such as qualifications, previous work experience and so on. Now एक बार एम्प्लॉयर के पास ये एप्लीकेशंस आ गए, जो लोग इंटरेस्टेड है कंपनी में जॉब करने के लिए, उनके एप्लीकेशंस आ गए, उनका बायोडाटा, वर्क एक्सपीरियंस, उनके रिगार्डिंग पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिटेल जानकारी जो कि एम्प्लॉयर को पता होना ज़रूरी है, एक बार उसके पास आ गए, उसके बाद में एम्प्लॉयर क्या करता है, मैनेजर क्या करता है, जो मैनेजमेंट है जिसको एक्चुअली रिक्रूटमेंट प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस कंडक्ट करवाना है, वो एप्लीकेशंस को एग्जामाइन करता है कि इसमें से कौन से बेस्ट फिट है, ठीक है, या इसमें से कौन से ऐसे पर्सन है जो कि एलिजिबल है कि इनको आगे रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए बिठाया जा सकता है, ठीक है। कुछ तो क्राइटेरिया रहेगा ना, अगर ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है तो जो लोग ग्रेजुएशन क्राइटेरिया में नहीं बैठते दे विल बी एलिमिनेटेड। अगर ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास क्राइटेरिया अबाउ 60% है तो ऐसे लोग जिनका ग्रेजुएशन में या फाइनल ईयर में एग्रीगेट, आजकल कभी कभी एग्रीगेट लेते हैं, तो वो केस में 60% से नीचे है तो वो लोग बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। या अगर वो किसी जॉब के लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, अगर जैसे कि 1 ईयर या 2 ईयर एक्सपीरियंस कुछ चाहिए, तो जिस कैंडिडेट के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है उसे उसका एप्लीकेशन एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ सिलेक्शन प्रोसेस है, स्टेप है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। ये एग्जाम एप्लीकेशंस का एग्जामिनेशन करने के बाद जो एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे ना, वो ही कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए अलाउ किया जाएगा, ठीक है। फॉर अ कंपनी टू डिटरमाइन वेदर और नॉट एन इंडिविजुअल इज क्वालिफाइड फॉर अ सर्टन जॉब, द कंपनी मस्ट फर्स्ट इवेल्युएट इंडिविजुअल एबिलिटीज, ठीक है। दिस अकम्प्लिश्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूमरस जॉब्स इंक्लूडिंग IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉम्पिटेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट एंड सो ऑन। तो एक बार ये एम्प्लॉयर के पास जो भी मैनेजर है जिससे रिक्रूटमेंट करवानी है, उसके पास उसने एक बार ये एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किए, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, ठीक है, उनको एक बार उसने शॉर्टलिस्ट किया, उसके बाद में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उनको बोला जाएगा कि ये डेट पे आपको वो टेस्ट देनी है, चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे वो टेस्ट जो भी एग्ज़ाम के लिए लगती है, ठीक है, वो पोस्ट के लिए उनको टेस्ट देने के लिए बुलाया जाएगा। चाहे उसमें IQ टेस्ट हो सकती है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकती है, कॉम्पिटेंस टेस्ट हो सकती है, पर्सनैलिटी टेस्ट होती है एंड सो ऑन। कोई भी तरीके के ऐसे टेस्ट, न्यूमरस टाइप ऑफ टेस्ट हो सकती है जॉब एग्जाम्स के लिए जो भी रहते हैं, जो कि वो पोस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फॉर्मल इंटरव्यू। एक बार एम्प्लॉयज़ ने, जो भी एप्लीकेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं बोल सकते, एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, ऐसे एप्लीकेंट्स जिनका एप्लीकेशन सक्सेसफुली एम्प्लॉयर ने ले लिया, ठीक है, उनका एप्लीकेशन सक्सेसफुली ले लिया, उसके बाद में एलिजिबल कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देने के लिए अलाउ किया, ठीक है। वो कैंडिडेट्स ने टेस्ट दे दिया,
उसमें से उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया और उनको फॉर्मल इंटरव्यू, दिस इज़ द मेन इंटरव्यू, ठीक है, जहाँ पे आपको एक्चुअल में पैनल के सामने बिठाया जाएगा, जो भी वो जॉब का, जो भी वो कंपनी का पैनल रहेगा जो सिलेक्शन करवाएगा मैनेजमेंट, ठीक है, तो उसके सामने आपको फॉर्मल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इज द एम्प्लॉय इंटरव्यू। दिस स्टेज इज द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, इट्स द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप। Interviews for jobs are conducted to determine in great depth a candidate's skill set, whether they have a capacity to work in a business. The purpose of an employment interview is to determine whether the candidate is suitable for the position, as well as to provide the candidate with the information regarding work profile and responsibilities that would be expected of the potential employee. Interviews are an essential part of hiring process because they help employers to choose most qualified candidates for the open positions. तो बेसिकली फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जब कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, उसके बाद में एक्चुअली उनका ग्रेट डेप्थ ऑफ कैंडिडेट स्किल, वो कैंडिडेट के पास कितना स्किल है, क्या वो कैंडिडेट के पास एक्चुअल में स्किल है, वो जॉब के लिए परफेक्ट है या नहीं, ठीक है, क्या वो कैंडिडेट के पास कैपेसिटी है टू वर्क इन दैट बिजनेस, ठीक है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जहाँ पे आपका बिजनेस में जो भी पोस्ट है उसमें चैलेंजिंग वर्क हो, तो क्या वो कैंडिडेट का चैलेंजेस एक्सेप्ट करके वहाँ पे काम करने का कैपेसिटी है या नहीं। तो पर्पस ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज टू डिटरमाइन वेदर कैंडिडेट इज सूटेबल। तो मतलब ये इंटरव्यू का मेन पर्पस क्या होता है कि कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं ये पोजीशन के लिए, ठीक है, उसका जो वर्क प्रोफाइल है वो परफेक्ट है या नहीं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि वो एक एम्प्लॉय बनने के लिए, वो बिजनेस का, वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बनने के लिए उसके अंदर क्या स्किल होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो लायक होना चाहिए, ये पोटेंशियल उसके अंदर है या नहीं, ये सभी चीज़ें चेक की जाती है फॉर्मल इंटरव्यू में। हमें लगता है कि यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरव्यूज़ में कई सारी चीज़ें डिटेल में एनालाइज होती हैं और उसके बाद में ही शॉर्टलिस्ट होता है, ठीक है। इसीलिए कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए अगर उसको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। 6th स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ रेफरेंसेस। द इंडिविजुअल हु प्रोवाइड्स अ पॉसिबल एम्प्लॉयज़ reference is also very important source of information, so we must check with them. Referee will be able to provide information regarding the individual capabilities, experience in the prior firms, leadership and managerial skills and more. The human resource department is responsible for maintaining the confidentiality of the information provided by referee. तो ये क्या होता है, आपने एक बार इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद में शॉर्टलिस्ट करने से पहले जो पर्सन ने अप्लाई किया है उससे कौन आसपास की सोसाइटी में, क्या उसको कौन जानता है, what is actually the background of that person, how is that person is, उसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब वो मेंटली साउंड, अभी तो इंटरव्यू में तो लगा ही साउंड, लेकिन फिर भी जहाँ पे वो सोसाइटी में रह रहा है, जहाँ पे वो उसके एक्चुअल में फ्रेंड्स सर्कल में रह रहा है, वहाँ पे उसका इमेज कैसा है, इज़ ही गुड और नॉट, ठीक है, ये सभी चीज़ें, ताकि जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजमेंट है, उनको जज करने में आसानी हो कि ये कैंडिडेट को जॉब दिया जा सके या नहीं। तो जब आपने बैंक एग्ज़ाम दिया रहेगा, बैंक का फॉर्म, तो फाइनल सिलेक्शन करते वक्त आपको 2 रेफरी का फॉर्म भी भरने लगा होगा, ठीक है, जहाँ पे क्या करना है आपको, आपके ऐसे कोई भी 2 पर्सन जो कि आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है लेकिन वो आपको जानते हैं, उन्हीं को कहते हैं रेफरी, ठीक है। आपको रेफरी के 2 फॉर्म दिए रहेंगे कि आपको आपकी जानकारी में ऐसे कोई भी जो कि एक अच्छे पोस्ट में या कहीं पे अच्छी जगह पे है लेकिन वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, उनको आपके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पोस्ट से सेंड करनी रहती है बैंक को, ठीक है। तो यही रहता है वेरिफिकेशन ऑफ रेफरेंसेस, मतलब रेफरेंस से फाइंड आउट करना कि ये पर्सन सही है या नहीं, ये पर्सन या ये कैंडिडेट कैसा है। फिर 7th है मेडिकल टेस्ट। द 7th एंड फाइनल स्टेप in the selection process is the medical examination, which is another highly essential part of the procedure. Employers can determine whether or not any of the potential applicants are physically and psychologically fit to undertake the task associated with their professional with the help of medical examination. There would be a fewer incidents of absenteeism, accidents and the employee turnover if there is an effective system of medical checkups in the place. Additionally, the health standards of the employees will be greater. तो ये फाइनल स्टेप रहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब सिलेक्शन का स्टेप चालू रहता है तो प्रोसेस में, कि अभी अगर कैंडिडेट को चूज़ किया, ठीक है, उसका एग्जाम करेक्ट हुआ, इंटरव्यू करेक्ट हुआ, ठीक है, उसका रेफरी का वेरिफिकेशन भी ठीक हुआ, अभी उसको जॉब देने से पहले होता है फाइनली लास्ट में सबसे मेडिकल टेस्ट, कि क्या वो पर्सन मेडिकली फिट है, क्या
वो पर्सन ने पहले से ही कुछ बायोलॉजिकल कुछ डिजीज़ तो नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो पर्सन को, ठीक है, क्या हेल्थ इशू है, क्या कुछ ऐसा कुछ भी, मतलब जो सभी चीज़ें कि इज ए मेडिकली फिट, ठीक है, मेडिकली और साइकोलॉजिकली भी, कभी कभी साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं। तो ये सभी चीज़ों का टेस्ट, इसी को, ये प्रोसेस को कहते हैं मेडिकल टेस्ट, ठीक है। ये है 7 स्टेप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है उसके हेल्थ स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए कंपनीज का हेल्थ स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कंपनीज को बहुत ही मदद होती है, ठीक है, कि उनको पता रहेगा कि जो कैंडिडेट को मैंने ये पूरा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस से निकाला है, वो कैंडिडेट मेडिकली कैसा है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या उसको कुछ भी हेल्थ इशू रहेगा तो वो एम्प्लॉयर को पहले से ही पता रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी अपनी सिलेक्शन प्रोसेस। इसकी और एक स्टेप है जिसे लास्ट स्टेप कहते हैं, जिसे आप बोल सकते हो फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, ठीक है। This is the last phase in the selection process and it consists of letter announcing in the final selection and appointment. An appointment letter is delivered an email to the employee to advise his selection for the job once candidate has demonstrated that they are qualified for the position by passing all written tests, interviews and medical examination. तो एक बार किसी भी कैंडिडेट ने पूरा रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया तो फाइनली मेडिकल टेस्ट का सब कुछ हो गया, उसके बाद में उसके हाथ में दिया जाता है अपॉइंटमेंट लेटर। आप सभी को भी मिला रहेगा, ठीक है, जब आपने बैंक ज्वाइन किया रहेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर, फाइनल सिलेक्शन वाला मेल और अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, जो लेके एम्प्लॉय, वो कैंडिडेट है, वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। उसको बताया जाएगा कि हाँ वो जॉब के लिए फिट है और वो इस डेट से ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। The term of employment, including working hour, remuneration, leave benefits, are listed in the entirety in the letter of appointment, ठीक है। letter of appointment में क्या क्या रहता है, term of employment रहेगा, ठीक है। अगर सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट का टर्म भी रह सकता है, ठीक है। वर्किंग आवर्स रहेंगे, रेम्यूनरेशन मतलब कितनी सैलरी रहेगी, क्या बेनिफिट्स रहेंगे, ठीक है, लीव बेनिफिट्स क्या रहेंगे, कितनी छुट्टियां रहेगी, वो सभी चीज़ें उसमें रहेगी। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू हायर वर्कर्स ऑन कंडीशनल बेसिस और प्रोबेशन with understanding that they will be hired permanently and confirmed in service if the company is satisfied in the performance. कोई ऑर्गेनाइजेशंस में कैसा रहता है, एम्प्लॉयज़ को पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं या प्रोबेशन पे रखते हैं, ठीक है, और एक बार उनका जो परफॉर्मेंस है एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली वो टीनियर, उसके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा, सब कुछ अच्छा रहेगा तो उनको वहीं पे परमानेंट कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे होता है। तो ये है लास्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोसेस, फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो अभी ये आपने देखा कि क्या क्या स्टेप्स है सिलेक्शन प्रोसेस के, ओके। पहला था प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, फिर टेकिंग एप्लीकेशंस, एग्जामिनिंग एप्लीकेशंस, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, फॉर्मल इंटरव्यू, वेरिफिकेशन ऑफ रेफरेंस, मेडिकल टेस्ट एंड फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट इज द लास्ट वन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से समझते हैं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस। द एक्सपांशन एंड सक्सेस ऑफ कंपनी are directly attributable to the careful selection and placement of staff. In similar way, the capabilities of company's workforce are the only real measures of how successful company can be. देखिए, जब हमें कंपनी का एक्सपांशन करना है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब सिलेक्शन प्रोसीजर करोगे, प्रोसेस करोगे, प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ करोगे तो वो केयरफुली हो। In a similar way, the capabilities of company's workforce are the only real measures ऑन हाउ दिस कंपनी कैन बी सक्सेसफुल। सच बताएं तो कंपनी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब उसके वर्कफोर्स, उसका जो एम्प्लॉय का उनका जो रेंज है, ठीक है, उसके एम्प्लॉय है, कंपनी का वर्कफोर्स अगर अच्छा है, कैपेबल है, स्किलफुल है, हार्डवर्किंग है, बेस्ट है, तो ही कंपनी सक्सेसफुल होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सिलेक्शन प्रोसेस कोई भी कंपनी के लिए अगर सक्सेसफुल आपको करनी है तो केयरफुल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ। The rapid accomplishment of company goals is directly attributable to the recruitment of workers who are talented and skilled. तो कंपनी का रैपिड अकम्पलिशमेंट, कंपनी के अगर आपको गोल्स अच्छे से अचीव करना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे रहते हैं कि आप कैसे वर्कर्स का रिक्रूटमेंट कर रहे हो, क्या वो टैलेंटेड है, स्किल्ड है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स विल बी सब्सटैंशियली फॉल इन नंबर व्हेन द राइट टेक्निकल स्टाफ इज एंगेज फॉर द राइट जॉब। तो अगर करेक्ट जॉब के लिए, राइट जॉब के लिए राइट टेक्निकल स्टाफ अगर रहेगा तो जो इंडस्ट्रियल जॉब्स रहते हैं वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर जो मशीनरी यूज़ करनी है, जो भी इंडस्ट्रियल जॉब्स रहते हैं ना जहाँ पे मशीनरी का यूज लगता है या आपको एक्चुअल में मशीन्स के साथ काम करना पड़ता है, तो कुछ भी ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो वो केस में अगर राइट टेक्निकल स्किल वाले वहाँ पे अगर एम्प्लॉय रहे स्टाफ तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, ठीक है। ये भी एक तरीके का टेक्निकल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब आप इंडस्ट्रियल से रिलेटेड इंडस्ट्रियल जॉब्स में एम्प्लॉयमेंट करोगे, ठीक है। देन पीपल
People's level of job satisfaction as well as quantity and quality of their output tend to rise when they find employment in the fields in which they excel, since this lead to more personal fulfillment. ठीक है, अगर आप ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करोगे जिनके पास अच्छा क्वालिटी है काम करने का, ठीक है, और कोई भी जॉब में करेक्ट क्वांटिटी में और अच्छे क्वालिटी वाले लोग अगर आप एम्प्लॉय करते हो ना, तो वहाँ पे लोगों के अंदर की जो जॉब सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है ना, वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि जो उनको जॉब चाहिए, ठीक है, जो जॉब के लिए वो बने हैं, अगर उनको वही जॉब मिल दे तो वो वहाँ पे बेस्ट करेंगे और वहाँ पे एक तरीके का पर्सनल सेटिस्फैक्शन उनको मिलता है, एक पर्सनल हैप्पीनेस मिलता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, उसको टीचिंग फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ऐसा पर्सन को अगर टीचिंग के रिगार्डिंग कुछ जॉब दिया जाएगा या वो खुद टीचिंग के रिगार्डिंग कुछ काम करेगा या करेगी, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, वो जो भी करेगा या करेगी वो अच्छे दिल से करेगा, ठीक है, वो खुश होकर करेगा क्योंकि वो उसकी पैशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पीपल दैट आर कॉन्टेंट विद देयर जॉब्स फ्रीक्वेंटली टेंड टू हैव गुड मॉरल एंड मोटिवेशन टू डू बेटर। ठीक है, तो जिनके पास वो जॉब करने के लिए बेटर स्किल्स हैं, ठीक है, या कोई भी पर्सन के पास अगर अच्छा एक्सपीरियंस है और वो पर्सन ने वो फील्ड में अपना एक्सपर्टाइज कर लिया, तो ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसका वो काम करने का मोरल और मोटिवेशन हमेशा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू ऐसा पर्सन जिसका कोई भी वो काम से लेना देना नहीं है, उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, ना उसको इंटरेस्ट है। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी जॉब करते वक्त, ये ना कि सिर्फ ये चैप्टर के लिए, इन जनरल आई एम सेइंग, कोई भी जॉब, अब कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप वो अच्छे से पूरे दिल से पूरे इंटरेस्ट से नहीं करोगे तो वो काम करने में आपको मज़ा नहीं आएगा। चाहे वो ऑफिस का काम हो या आपका पर्सनल कुछ वर्क हो, हाउस होल्ड वर्क हो या आपका स्टडी हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप अभी CIB का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अगर आप सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए या सिर्फ प्रमोशन के लिए, ठीक है, यू कैन कीप इट एज अ, मुझे ये टारगेट सेट करना है कि हाँ मुझे सपोज प्रमोशन लेना है, ठीक है, अपर ग्रेड में जाना है या मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है, या एक तरीके का आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, एग्री। लेकिन जब तक आप वो पढ़ाई जो कर रहे हो वो अच्छे दिल से, एक पॉजिटिवली उसमें इंटरेस्ट लेके पूरे दिल से नहीं करोगे, ठीक है, अपना पूरा 100% ध्यान उस पर लगा के अपना बेस्ट नहीं दोगे, तब तक वो चीज़ आप 100% बेस्ट तरीके से नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ कम होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या शायद आपको कम मार्क्स आए या शायद आपका 1-2 मार्क्स से रह जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो आप कर रहे हो, पढ़ाई हो, काम हो, कोई भी हो, वो पूरे दिल से करो, 100% इंटरेस्ट लेके करो, ठीक है, तभी वो काम सक्सेसफुल होने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेनिंग। ठीक है, सिलेक्शन के बाद क्या होता है, एक बार ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में अभी जो एम्प्लॉयज़ सिलेक्ट हुए हैं, जो कैंडिडेट्स, उनको अगर पता नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसे करना है, तो वो कैसे बेस्ट काम करेंगे ना। उसके लिए उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम करना रहता है, किस वे में करना रहता है, कैसे अपना बेस्ट दे के वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में अपना बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ये ही सभी चीज़ें आती है ट्रेनिंग के अंदर। देखते हैं, द स्टाफ विल पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग following the completion of orientation. Training is the process of increasing the skills, capacities and the knowledge of workers so that they are better suited to perform certain job duties. The training process shapes the way people think, ultimately leads to the improved work performance from these individuals. तो basically जो ट्रेनिंग रहता है वो आपका जो स्टाफिंग प्रोसेस है उसका एक तरीके का कंप्लीशन प्रोसेस होता है। कंप्लीशन ऑफ ओरिएंटेशन मतलब आपने सिलेक्शन करवाया, एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, इंटरव्यू लिया, ठीक है, पूरा वो हो गया, उसके बाद में ट्रेनिंग में उसमें आपको एक्चुअली आप सिखाओगे कि वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनके स्किल्स आप बढ़ाओगे, कैपेसिटीज़ बढ़ाओगे, नॉलेज बढ़ाओगे वर्कर्स का काम करने के लिए वो कंपनी में, ठीक है, वो जॉब के लिए परफेक्ट सर्टेन जॉब ड्यूटीज़, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग में बेसिक ट्रेनिंग जो प्रोसेस रहता है ना, वो एक तरीके का शेप देगा जो भी कैंडिडेट्स है कि पीपल को कैसे थिंक करना है, किस वे में उनको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है और आगे बढ़ना है, और किस तरीके से वो अपना वर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव करके कंपनी का बेस्ट, जो कंपनी के लिए बेस्ट अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इतना इम्पॉर्टेंट है ये बात कि ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या होता है। ट्रेनिंग बेसिकली किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, तो वो स्किल्स इंक्रीज़ करता है, कैपेसिटी, नॉलेज ऑफ वर्कर्स, और फिर बाद में वो पीपल का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव करता है सो दैट दे कैन गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग देखते हैं। Training is necessary for the growth and the success of a company.
इट इज़ बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है कंपनी के ग्रोथ और सक्सेस के लिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर्स हो, दोनों के लिए ज़रूरी है। मतलब अगर एम्प्लॉयर्स को पता नहीं है कि कैसे ट्रेनिंग देनी है तो वो कैसे अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, तभी तो वो एम्प्लॉयज़ को अच्छा ट्रेनिंग देके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर पाएंगे। अगर एम्प्लॉयर को ही पता नहीं है, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्हीं को पता नहीं कैसे देना है, तो कैसे चलेगा ना, ठीक है। इफ़ एन एम्प्लॉय रिसीव्स एडिक्वेट ट्रेनिंग, ही और शी विल बिकम मोर इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव ओवर अ टाइम। अगर उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिला, करेक्ट ट्रेनिंग मिला, कैसे काम करना है, कैसा सब कुछ करना है, तो वो करेक्ट वे में काम करेगा और मोर प्रोडक्टिव रहेगा। द फॉलोइंग आर प्राइमरी रीजन्स वाई ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड। ऐसे कुछ रीजन्स दिए हैं यहाँ पे कि ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, ठीक है। पहला है, ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड टू न्यू कैंडिडेट्स दैट जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू दिस ट्रेनिंग दे बिकम एक्वेंटेड with the mission and vision of an organization as well as the laws and regulations and the working circumstances। मतलब जब कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग मिलता है ना, जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो उनको नए कैंडिडेट्स को बेसिकली ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनको पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन क्या है, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग के मॉड्यूल्स में भी देखा था, जो स्टार्टिंग के यूनिट्स थे स्टूडेंट्स। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे थे, वो स्टूडेंट्स आप वो लेक्चर्स भी देखिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन क्या होता है, ठीक है। एज वेल एज वो ऑर्गेनाइजेशंस के क्या लॉज और रेगुलेशंस है, क्या पॉलिसीज़ है जो कि एम्प्लॉय को फॉलो करने हैं, जो कि लॉ एम्प्लॉय को ब्रेक नहीं करने हैं, कौन से रेगुलेशंस फॉलो करके उसको काम करना है, क्या एथिक्स है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, एवरीथिंग, ठीक है। वो सिखाया जाता है किस तरीके का काम रहता है। अगर डिफ़िकल्ट कुछ सिचुएशन आ गई एम्प्लॉय के सामने तो वो उससे कैसे डील करे एफिशिएंटली, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ट्रेनिंग के अंदर प्रोवाइड की जाती है। द करंट स्टाफ मेंबर्स रिसीव ट्रेनिंग टू अपडेट देयर स्किल्स एंड एक्सपांड देयर नॉलेज बेस, ठीक है। तो करंट स्टाफ मेंबर्स को जो बेसिकली उनके पास स्किल है उसी को अपडेट करने के लिए और जो भी नॉलेज है उसी को एक्सपांड करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू अकोमोडेट फॉर एनी अपडेट्स एंड अल्टरनेशंस दैट मे बी मेड टू द टेक्नोलॉजी टू कीप अप विद द चेंजेस, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इंक्लूड द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, अल्टरेशन to manufacturing process and the installation of computers. Training is provided to employees on how to use updated machinery and methods for doing job। देखिए, अगर कंपनी में कुछ नई टेक्नोलॉजी लाई गई, ठीक है, या कुछ भी अपडेट हो गया जो कि पहले उसका वर्किंग कल्चर था वहाँ पे वो एम्प्लॉय फॉलो कर रहे थे, कुछ अल्टरेशंस आए, कोई कुछ बड़े चेंजेस आ गए, तो वो केस में उसके एम्प्लॉयज़ को भी उसके साथ फैमिलियर करना ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड वो नई टेक्नोलॉजी या नए चेंजेस को फॉलो कौन करेगा, एम्प्लॉय अपने काम में फॉलो करेंगे ना। तो वो केस में भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया, अगर कोई कंपनी ने कोई नई मशीनरी खरीदी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी ने, तो वो केस में एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो वो केस में वहाँ पे काम करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि वो मशीनरी कैसे यूज़ करनी है, ठीक है, अपडेटेड मशीनरी कैसे यूज़ करनी है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन एडवांसमेंट इन वंस करियर एंड गेटिंग प्रमोशंस बिकम प्रायोरिटी, ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ टू देम गेट रेडी टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम विद द वर्किंग एट द हायर लेवल। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि अगर कोई भी एक पर्सन एक पोस्ट से अबाव पोस्ट में प्रमोशन लेता है, ठीक है, उसको हायर स्किल में जाना है, ठीक है, उसको प्रोग्रेस करना है कंपनी के अंदर, तो वो केस में वो हाई पोस्ट में जाने के लिए उसके पास में क्या क्या स्किल होने चाहिए और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसे लेनी पड़ेगी ताकि वो हायर पोस्ट में अच्छे से वर्क कर सके, वहाँ पे वो जाके अच्छे से काम कर सके, इसका ट्रेनिंग भी दिया जाता है, ठीक है। तो प्रमोशन के बाद भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है, जहाँ पे आप बड़े पोस्ट में कैसे काम करोगे ये भी आपको सिखाया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट कि ट्रेनिंग क्यों किस किस केस में ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग कैन बी समड अप एज। तो ये सभी बेनिफिट्स को इन्होंने कुछ 5 पॉइंट्स में एक समराइज किया है, ठीक है। देखते हैं क्या है। बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या करता है, पहले तो एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट करता है। ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज अचीव जॉब स्टेबिलिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन विच इज इन टर्न boost employees' morale. When an employee's needs are met and his or her morale is high, that individual will make a greater contribution to the overall performance of the firm and employee absenteeism and the turnover will be reduced। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे एम्प्लॉई को लगता है जिसको ट्रेनिंग दिया कि उसका जॉब अभी स्टेबल हो गया, क्योंकि उसको सब कुछ ट्रेनिंग दिया है तो ये जॉब उसी का रहेगा। उसको जॉब करते वक्त
एक जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय ने अच्छा ट्रेनिंग लिया है तो जॉब करते वक्त वो स्किल्स अप्लाई करेगा जो उसने ट्रेनिंग में सीखी है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है उसका मोरल बूस्ट होगा, उसको एक तरीके का सेटिस्फेक्शन लगेगा, एक तरीके का पर्सनल फुलफिलमेंट लगेगा कि हाँ मैंने जो ट्रेनिंग लिया है मैं उसी को बेस्ट वे में अपने जॉब में कर रहा हूँ और मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और इसके बाद क्या होगा, एक बार उसका मोरल हाई रहेगा ना तो वो अपना बेस्ट देगा परफॉर्मेंस में, उसका कंट्रीब्यूशन भी ग्रेट रहेगा फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय का एब्सेंटीज़म और टर्नओवर है वो रिड्यूस होगा। मतलब क्या कि एम्प्लॉय कभी कभी क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉय सिर्फ फिजिकली ही ऑफिस में प्रेजेंट रहते हैं, मेंटली दे आर इन सम थॉट्स। वो जहाँ पे काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है सभी लोगों का वहीं पे पूरा ध्यान हो, पूरे ध्यान से काम करें, नहीं। कुछ लोगों के दिमाग में थॉट्स चालू रहते हैं, कुछ ना कुछ अनवांटेड या कुछ भी टेंशन रहेगा, कुछ फैमिली थॉट, एनीथिंग। तो वो केस में क्या होता है कि उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा, जो कंट्रीब्यूशन रहेगा जॉब के लिए, वो अफेक्ट करता है। तो इसीलिए अगर आप उनको अच्छे से ट्रेनिंग दोगे और उनका मोरल हाई रहेगा, वो ट्रेनिंग का जो भी दिया हुआ उनको एजुकेशन है वो अच्छे से उसको जॉब में अप्लाई करके अपना बेस्ट देंगे, उनको जब अपने परफॉर्मेंस में रियलाइज़ हुआ कि हाँ हम बेस्ट दे रहे हैं, तो उससे होगा ये कि ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपको कम से कम एम्प्लॉय में ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट वे में चलेगा। ये एक तरीके का प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अगर जो एम्प्लॉयज़ है वो बेस्ट जो 100% काम नहीं कर रहे तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को और एक्स्ट्रा एम्प्लॉय करने पड़े, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस भी होगा, एक्स्ट्रा उनको सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि अगर आप एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन का सभी तरीके से प्रॉफिट ही होगा और एम्प्लॉय को भी पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है अच्छे से ट्रेनिंग देने का, डिक्रीज रिक्वायरमेंट फॉर सुपरविजन। एन एम्प्लॉय हु हैज़ रिसीव्ड एडिक्वेट ट्रेनिंग will be familiar with his duties and details of his work and will require less oversight. As a result, there will be a reduction in the amount of time and effort that is wasted. मतलब एक बार अपने एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेनिंग दे दिया, वो एकदम सीरियसली अपने काम में स्टार्ट उन्होंने किया, सीरियसली, सिंसियरली, विथ फुल ऑफ डेडिकेशन, तो उसके बाद जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है, उसको ज़्यादा सुपरवाइज़ करने की, कंट्रोल रखने की, ध्यान रखने की, ऑब्जर्व करते रहने की बार बार ज़रूरत नहीं है कि अपने एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। सुपरविजन करने की ज़रूरत नहीं। सुपरविजन कब करना पड़ता है, जब अपने नीचे दिए गए हुए लोग अच्छे से काम नहीं करते, ठीक है, जिनको हमने जॉब पे रखा है, कोई भी जॉब हो, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे तो हमें बीच बीच में ध्यान रखना पड़ता है ना। और अगर नहीं करे तो उनको चिल्ला के या उनको एक वार्निंग देके बोलना पड़ता है कि नो, यू हैव टू वर्क प्रॉपर्ली, दिस इज़ नॉट द वे, राइट, दिस इज़ द वे यू नीड टू फॉलो। तो अगर आप पहले से ही एम्प्लॉय को अच्छा ट्रेनिंग दे दो और वो फुल डेडिकेशन से अपना काम करे तो सुपरविजन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्या करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका टाइम और एफर्ट भी बचाएगा, जो भी वेस्ट हो रहा था सुपरविजन में, ठीक है। तो ये दूसरा ट्रेनिंग का बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। एम्प्लॉयज़ हु लैक नॉलेज एंड एबिलिटीज़ necessary to perform their duties are more likely to make mistake. When a person has received additional training, there is a decreased likelihood of them being involved in an accident while on the job. They also become more proficient. देखिए, जो एम्प्लॉयज़ है जिनके पास अच्छा नॉलेज नहीं है वो जॉब करने का, ठीक है, जिनके पास एबिलिटीज़ नहीं है कि वो अपना ड्यूटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट तरीके से परफॉर्म करे, तो वो ऐसे एम्प्लॉयज़ हो सकता है ज़्यादा मिस्टेक्स करे जब वो पोस्ट का जो भी काम है वो परफॉर्म करे, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे एम्प्लॉयज़ मिस्टेक ज़्यादा करे। तो इसीलिए अगर आप पहले से ही उनको अच्छे से ट्रेनिंग दोगे कि उनको वो काम कैसे करना है, तो जो वो मिस्टेक्स कर रहे हैं जॉब करते वक्त, ठीक है, वो नहीं होंगे। तो इस मिस्टेक्स मतलब नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स, मतलब क्या, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं वो कम होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है increase promotion chances. Training helps employees improve their abilities and effectiveness, which increases their chances of being promoted. Employees thus develop into something of value of the organization. तो बेसिकली एक बार एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेनिंग मिल गया कि उनको कैसे काम करना है, आपने उनकी एबिलिटीज़ डेवलप की, उनको इफ़ेक्टिवली काम करने का उनमें एक जज्बा आपने ला दिया, तो उसके बाद में
वो एम्प्लॉय परफेक्ट हो जाएगा, अच्छे से काम करेगा, तो उसके प्रमोशन के भी चांसेस बढ़ते हैं। वो जल्दी प्रमोशन लेके हायर डेजिग्नेशन में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। ही विल गेट ही विल बिकम यूज टू विथ हाउ टू हैंडल हायर पोस्ट वाले जॉब्स, ठीक है। हायर पोस्ट के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, जो भी हैवी काम, हैवी डेस्क रहता है, वो संभालने की उसमें कैपेबिलिटी आ जाएगी। तो बेसिकली आप जो एम्प्लॉय को अगर पहले ही अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हो तो वो प्रमोशन लेके भी जल्दी ही ऊपर के स्किल में जाने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट, विच इज़ वन ऑफ many benefits of employee education. Employees that have received adequate training demonstrate both quantity and quality in their work. If staff are given appropriate training, there will be less waste of time, money and other resources. मतलब जब उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगा, एम्प्लॉयज़ ठीक से प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हो जाएंगे, उसका बेनिफिट क्या होगा, उनका खुद का काम करने का एजुकेशन बढ़ेगा। वो अपने साथ में जो कलीग्स हैं उनको भी, जिनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है काम करते वक्त, उनको भी वो हेल्प करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। और फिर इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट हो रहा था ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के पीछे सुपरविजन में, वो सेव होगा, मनी सेव होगा, क्योंकि कम से कम एम्प्लॉय बेस्ट दे के परफॉर्म करेंगे तो वही अपना बेस्ट दे के ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट करा सकते हैं ना। ज़्यादा एम्प्लॉय की जरूरत नहीं और कई सारे रिसोर्सेज को वो सेव करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के। आसान है, आप सिर्फ कीवर्ड याद रखोगे ना तो एग्जाम में आपको याद आ जाएगा, बस कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। कैसे ट्रेनिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. This type of training refers to the methods that are used to instruct workers while they are performing their regular duties at an organization. Training method is a straightforward and efficient in terms of cost. देखिए बेसिकली ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या रहता है कि ये टाइप के ट्रेनिंग के लिए आपको स्पेशली कहीं पे ट्रेनिंग है ऐसा बोल के भेजा नहीं जाता, आप एक्चुअली में काम करते करते ही सीखोगे, आप जॉब में काम करते करते ही सीखोगे, इसी को कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है. दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज वर्कर्स परफॉर्म देयर रेगुलर ड्यूटीज, दैट टाइम ओनली दे इंस्ट्रक्ट हाउ टू वर्क, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉस्ट सेव हो जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग अगर कंडक्ट करवाना है तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ टाइप ऑफ कॉस्ट देनी पड़ती है, कुछ पैसा उसमें लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, और एम्प्लॉयज़ का उतना टाइम ट्रेनिंग के अंदर डेडिकेट हो जाएगा. तो बेसिकली होगा क्या कि स्पेशली उनको टाइम मिलेगा नहीं, ठीक है. बाय यूटिलाइजिंग सच ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी इट इज़ पॉसिबल फॉर एम्प्लॉयज़ हु आर नाइदर फुली नॉर पार्शियली एडेप्ट टू रिसीव एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस. द पर्सनल रिसीव देयर ट्रेनिंग using real world scenarios from the workplace. Training by doing is the guiding principle behind this type of instruction. On the job training can take many forms such as job rotation, mentoring and even temporary promotions, many other things. तो देखिए जो on the job training रहता है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, आप जॉब करते करते ही वहाँ पे सीखोगे, पहली बात. दूसरी बात, ये एक तरीके का रियल वर्ल्ड सिनारियो रहता है जहाँ पे आप एक्चुअल में वर्क प्लेस में काम करो, आप ऑफिस के अंदर काम करते करते ही सीखोगे, आपको सीखने के लिए अलग से टाइम नहीं दिया जाता, ठीक है. आपको काम करते करते ही सिखाया जाता है अपने सीनियर्स से और आपको वो फॉलो करना है. लर्निंग बाय डूइंग, आप इसको लर्निंग बाय डूइंग भी बोल सकते हैं, मतलब कि आप करते करते ही सीख रहे हो, आप काम करते करते ही सीख रहे हो. अगर कुछ डाउट आ रहा है तो इमीडिएट यू विल आस्क योर सीनियर्स कि हाउ टू डू दिस थिंग, दे विल टेल यू कि नहीं आपको ऐसे ऐसे वे में करना है और इमीडिएटली यू आर फॉलोइंग दैट. तो काम करते करते ही सीखना है, तो इसी को कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग इज द गाइडिंग प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन. ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैन टेक मेनी फॉर्म सच एज जॉब रोटेशन, ठीक है. तो लर्निंग बाय डूइंग हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पहला तो गाइडिंग प्रिंसिपल, और दूसरा क्या हुआ, इसके अंदर क्या क्या आता है, जॉब रोटेशन हो सकता है, मेंटरिंग हो सकता है, टेम्पररी प्रमोशन हो सकता है या अदर थिंग हो सकता है. देखिए जॉब रोटेशन मतलब क्या, अभी बीच में यह रूल आया था कि एक ऑफिस में एक पर्सन एक ही तरीके का जॉब नहीं करेगा, पर हर एक एम्प्लॉय को बाकी लोगों के डेस्क में भी क्या काम चल रहा है, कैसे काम वो करना है, उसका आइडिया होना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई एम्प्लॉय कोई भी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ सका तो वो डेस्क का काम ना रुके, बाकी लोगों को पता हो कि वो डेस्क का काम कैसे करना है. मेंटरिंग,
आपको जब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले रहे हो तो ऐसे कई सारे सीनियर्स होंगे जो आपको मेंटर करेंगे, जो आपको काम करते करते सिखाएंगे कि वो चीज़ें करनी कैसी है। उससे होगा क्या कि उनके अंदर भी मेंटरिंग की क्वालिटी आ जाएंगी, ठीक है। और टेम्पररी प्रमोशंस भी हो सकते हैं, टेम्पररीली किसी पर्सन को बोला जा सकता है कि ये एम्प्लॉयज़ को आपको सिखाना है, ठीक है। ये है स्टूडेंट्स आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेनिंग रहता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग दैट टेक्स प्लेस इन अ सेटिंग इज दैट नॉट द एम्प्लॉयज़ नॉर्मल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैन टेक्स प्लेस इन सेटिंग दैट इज़ नॉट द एम्प्लॉयज़ नॉर्मल प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। सेम लाइन उन्होंने सेकेंड रिपीट किया है। बेसिकली इसमें क्या रहता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब ऑन द जॉब आपको काम करते करते नहीं सीखना, आपको स्पेशली उसके लिए जाना पड़ता है या उसके लिए स्पेशली टाइम डेडिकेट करना पड़ता है। इट इज़ टिपिकली यूटिलाइज्ड इफ़ न्यू वर्कर्स आर हायर्ड। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कब दिया जाता है, जब नए वर्कर्स न्यू एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं तभी ये देते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड अदर सिमिलर इवेंट्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो वर्कशॉप्स हो, सेमिनार्स हो, कॉन्फ्रेंस हो, अदर सिमिलर इवेंट्स कुछ भी हो तो उनको कहते हैं नॉन वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। अ सिस्टम लाइक दिस इज एक्सपेंसिव बट इट इज़ इफेक्टिव ओनली इफ अ बिग नंबर ऑफ पीपल नीड टू ट्रेन इन अ रिलेटिव शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। देखिए ये जो टाइप है ना ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब उनको स्पेशली आपको अलग से एक जगह पे बिठा के सेमिनार कंडक्ट करवाना है, कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाना है, वहाँ उसी के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक है। कुछ डिजिटल बोर्ड लगेगा, कंप्यूटर लगेगा, ठीक है, प्रोजेक्टर लगेगा, अलग अलग आपको मे बी वीडियो कोर्सेज लगेंगे, ठीक है, स्लाइड्स लगेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लगेगा, वर्कशॉप लगेगा, एक्सपर्ट्स लगेंगे कि जो यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड कर सके, ठीक है, जो कि नए आए एम्प्लॉयज़ से इंटरेक्ट करके उनको बेस्ट ट्रेनिंग दे सके। तो ये एक तरीके का एक्सपेंसिव है स्टूडेंट्स, ये एक तरीके का एक्सपेंसिव प्रोसेस है। लेकिन ये कब इफेक्टिव होगा, जब ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आप रिक्रूट कर रहे हो, ठीक है, और उनको आपको कम से कम टाइम में रिक्रूट करना है, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, विच मीन्स दैट employees are trained in different place which could be vestibule consisting of a corridor, entrance, reception room or something else where the actual working conditions are mimicked, ठीक है। मतलब क्या, देखिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि ये अनकॉमन टर्म है, ये इन जनरल में यूज़ होने वाली टर्म नहीं है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग किसको बोलते हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को भी, जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है उसका दूसरा नाम क्या है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें अलग अलग प्लेसेस में एम्प्लॉयज़ को रख के उनको ट्रेनिंग दिया जा सकता है, ठीक है। चाहे वो अलग कॉरिडोर्स हो, एंट्रेंस हो, रिसेप्शन रूम हो, कोई भी अलग जगह पे उनको लेके जा सके उनका ट्रेनिंग होगा, चाहे वो ऑफिस का खुद का कॉन्फ्रेंस रूम हो या चाहे कोई अलग ट्रेनिंग सेंटर हो, ठीक है। तो वेयर एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस आर मिमिक, जहाँ पे आपको मिमिक्ड मतलब एक्चुअल वर्किंग कंडीशन के जैसा सिनेरियो आपके सामने क्रिएट किया जाएगा कि ऐसा ऐसा आपके सामने रहेगा, तो आपको ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करना है वो काम करने के लिए, ठीक है। तो उसी को कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और ये किस में दिया जाता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग में नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिमिक किए जाते हैं एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, अलग अलग जगह पे लेके जाके एम्प्लॉयज़ को। तो इसीलिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर किसी ने ये पढ़ा नहीं होगा तो वहाँ पे आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अनकॉमन वर्ड है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस को मिमिक किया जाता है अलग अलग जगह पे लेके जाके, इसीलिए उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है, एग्जाम में। तो आप ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से करके जाओ एग्जाम में, आगे आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है रिटेंशन एंड डेवलपमेंट, ओके। रिटेंशन एंड डेवलपमेंट में देखो क्या होता है, प्रैक्टिस दैट कंट्रीब्यूट टू द रिटेंशन अराइज इन एवरी एरिया ऑफ HR and all positions within an organization will need to collaborate with one another to develop and implement retention plans that incorporate multiple facets. It is possible that, depending on the circumstances, both broad-based and focused techniques or even combination of two may be appropriate. ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ को एक बार आपने रिक्रूट किया, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया, तो अभी ये जिम्मेदारी होती है HR की कि वो एम्प्लॉय वही
ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहे, वहीं पे काम करे फॉर हिज होल करियर और मैक्सिमम टाइम, ठीक है, कि ताकि वो वहीं से रिटायरमेंट ले ले। क्योंकि जो भी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ये स्टाफिंग प्रोसेस में जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट हुआ रहता है, जितने रिसोर्सेस HR डिपार्टमेंट के, मैनेजमेंट के इन्वेस्ट हुए रहते हैं, अगर एम्प्लॉय ने ये सब करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद वो छोड़ के जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें लॉस किसका होता है? ये जो कंपनी ने ये सब एफर्ट्स डाले थे, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट में, एग्ज़ाम लिया, इंटरव्यू लिया, ट्रेनिंग दिया, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए उनके काम किया, तो ये सभी चीज़ें फिर वेस्ट हो जाती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेंशन एम्प्लॉय का और उनका डेवलपमेंट वही ऑर्गेनाइजेशन में करना, ताकि उनको ज़रूरत ना लगे कि मैं ऑर्गेनाइजेशन स्विच करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है HR डिपार्टमेंट की कि वो ऐसे प्रैक्टिसेस कंडक्ट करवाए, वो ऐसे रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ लाए, वो जो एम्प्लॉयज़ है उनके जो भी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो, ताकि वो मेंटली भी हैप्पी रह सके, फिजिकली और मेंटली, ठीक है, कि मतलब वहाँ पे काम करते वक्त उनको सेटिस्फेक्शन लगे कि हाँ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ट फॉर मी टू वर्क, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है रिटेंशन और डेवलपमेंट भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कि इफेक्टिव प्रैक्टिसेस क्या रहते हैं रिटेंशन के। देखिए, रिटेंशन अगर एम्प्लॉयज़ का होना ज़रूरी है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव प्रैक्टिसेस इन रिटेंशन, पहला प्रैक्टिस है हायरिंग, ठीक है। प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग टैलेंट एक्विजिशन कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन टर्नओवर and have a significant body of research indicates that one way to reduce turnover among newly hired employees is to give applicants an accurate preview of work they will be doing as a part of recruiting process। तो बेसिकली जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आपको टर्नओवर रिड्यूस करना है, मतलब जो न्यूली हायर्ड एम्प्लॉय है वो रिटेन रहे, वो छोड़ के ना जाए, तो इम्पॉर्टेंट है कि उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी समझाना एम्प्लॉयज़ को कि वो क्यों कर रहे हैं, उसमें कितना बड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और इतना सब स्टेजेस क्लियर करके वो पर्सन हायर हो चुका है, वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो वो इटसेल्फ और बड़ा रिवॉर्ड है वो एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, कि इतने सारे स्टेजेस क्रैक करके उसने वो जॉब क्लियर किया है, निकाला है। पॉसिबिलिटीज ऑफ सोशलाइजिंग, न्यू एम्प्लॉयज हैव रादर अ हाई रेट ऑफ टर्नओवर, न्यू एम्प्लॉय विच हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ रिमेनिंग विथ एन ऑर्गेनाइजेशन इफ दे आर एक्सपोज टू socialization practices which are often given as a part of integrated onboarding and integration program। जो नए एम्प्लॉयज़ जो हायर हुए हैं उनका टर्नओवर रेट हायर रहता है जनरली, और इस केस में होता क्या है कि अगर वो कुछ अलग सोशल प्रैक्टिसेस से एक्सपोज हो गए तो एक तरीके का उनमें वो तरीके का कल्चर आ जाता है, ठीक है, जो कि पहले से ही एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ में, ठीक है। These practices consist of shared as well as individualized learning experiences, official and informal events that assist individuals to get know one another, and the assignment of more experienced employees as a role models of new employee in a company। मतलब एक बार आपने उनको ठीक से ट्रेनिंग दे दिया, उसके बाद में वहाँ पे जो भी अदर एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कुछ भी एक अच्छा काम असाइन किया है और वो अपना काम बेस्ट तरीके से कर रहे हैं, तो नए एम्प्लॉयज़ उनको अपना रोल मॉडल समझ के, उनको एक तरीके का मोटिवेशन लेके, उनको एक आइडियल रख के वो अपना काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो सोशलाइजिंग प्रैक्टिस है उससे वो खुद मोटिवेट होंगे और बेस्ट करेंगे, और इससे उनका रिटेंशन रेट बढ़ेगा कि उनको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कई एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट दे रहे हैं और एंड दे हैव मेड देयर करियर सक्सेसफुल हियर। तो यस, ये सोच के जो नए एम्प्लॉय है वो भी वहाँ पे सक्सेसफुली करियर बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी टू रेगुलरली अपडेट देयर स्किल सेट्स आर मोर लाइकली टू लीव कंपनी दैट डज नॉट प्रोवाइड दिस पॉसिबिलिटी। मतलब ऐसी कंपनीज जहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग दिया नहीं है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट स्किल्स अपग्रेड नहीं किए हैं उनके,
तो वो केस में चांसेस है कि वहाँ पे कंपनी वो एम्प्लॉय वो कंपनी छोड़ के जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कंपेंसेशन एंड रिवॉर्ड्स। इवन दो pay level and job satisfaction are only moderate prediction of whether employee would leave an organization, the business has 3 options available to it in order to retain its workforce, ठीक है। इवन इफ आप अगर जो एम्प्लॉयज़ है उनको अच्छा कंपेंसेशन लेवल, उनको अच्छा पे लेवल दे रहे हो, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, फिर भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप और वर्क कर सकते हो कि आपका वर्कफोर्स वहाँ पे रिटेन रहे, ठीक है। ना कि सिर्फ पे लेवल और जॉब सेटिस्फेक्शन देना, बल्कि पहला है एस्टैब्लिशिंग द कंपनीज एज अ इंडस्ट्री लीडर इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड रिवॉर्ड्स अवार्ड्स। तो कंपनी को इंडस्ट्री में लीडर आप बनाओ एज अ सैलरी देने में के लिए कि यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी परफॉर्म दी जाती है और ज़्यादा से अच्छा रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। सेकेंड, यूजिंग अ पर्सन बेस्ड कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर टू अलाउ फॉर द कस्टमाइजेशन ऑफ रिवॉर्ड्स टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो मतलब अगर कोई पर्सन ने कुछ एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा कुछ जैसे कि टारगेट अचीव किया या बेस्ट काम किया, तो परफॉर्मेंस बेस्ड भी वहाँ पे आप अवार्ड दे दो, ताकि बाकी एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन आएगा कि यस हमें भी अवार्ड चाहिए, तो उसके लिए वो भी काम करेंगे। मेकिंग एन ऑब्वियस कनेक्शन बिटवीन रिटेंशन एंड रिवॉर्ड्स, दैट इज टाइंग वेकेशन आवर्स टू सीनियरिटी, ऑफरिंग रिटेंशन बोनसेस और स्टॉक ऑप्शंस टू लॉन्गर टर्म एम्प्लॉयज़ और लिंकिंग डिफाइंड बेनिफिट पे प्लान आउट्स टू ईयर ऑफ सर्विस। तो ये अलग अलग कई तरीके के ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, तो वो केस में, ताकि लोगों को वही कंपनी में, वही ऑर्गेनाइजेशन में अपना लॉन्ग टाइम, मैक्सिमम टाइम लाइफ का वो वहाँ पे स्पेंड करे और बेस्ट दे दे, ताकि उनका रिटेंशन रेट बढ़े। तो ये एक और कुछ टाइप्स हैं जिसमें आप एम्प्लॉयज़ का जो रिटेंशन रेट है वो बढ़ा सकते हो। फिर नेक्स्ट है फेयर सुपरविजन। फेयर ट्रीटमेंट बाय सुपरवाइजर इज अ सिंगल मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन डिफाइनिंग वेदर एन एम्प्लॉय विल रिमेन इन देयर पोजिशन according to several studies. Because of this, a corporation can decide to concentrate on improving its supervisory and management practices as well as communication ability. तो जो सुपरविजन का प्रोसेस रहता है ना ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो इफेक्टिव होना ज़रूरी है। ये एक तरीके का क्रिटिकल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही सेंसिटिव फैक्टर होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना है तो ज़रूरी है कि वो एम्प्लॉयज़ को बिना उनका ईगो हर्ट किए हुए, उनको पूरे के पूरा रिस्पेक्ट देते हुए और एट द सेम टाइम उनको सुपरवाइज करके उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस ले। अगर उनसे कुछ गलती हो रही है तो ठीक वे से उनको समझाए, ताकि जो एम्प्लॉय है वो पॉजिटिवली वो सुपरविजन प्रोसेस से जो भी अगर कुछ सजेशंस है एम्प्लॉयर के, मैनेजर के, तो वो पॉजिटिवली उसको अडॉप्ट करे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फेयर सुपरविजन होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्व एंड एंगेज एम्प्लॉयज़ आर कंटेंट विद देयर जॉब्स, love their work and organization in which they are employed, believe that their job is significant, take pride in the company and believe that their employer values in the contribution that they make. तो हर एक एम्प्लॉई अगर अपने जॉब में ठीक से इन्वॉल्व रहेगा, अपने काम को प्यार करेगा, अपने बेस्ट इंटरेस्ट से पूरे दिल से, मैंने पहले आपको बोला था, पूरे दिल से अगर वो काम करेगा तो वो क्या होगा, जॉब के लिए, वो कंपनी के लिए तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन एक तरीके का वो पर्सन को वहाँ पे अगर वो सेटिस्फाइड रहेगा ना, तो वो कंपनी छोड़ के जाने का सोचेगा भी नहीं, वो वही ऑर्गेनाइजेशन में अपना पूरा लाइफ स्पेंड करके अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड बिलीव दैट देयर एम्प्लॉयर वैल्यूज द कंट्रीब्यूशन दैट दे मेक। अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स ऑफ वन स्टडी, employees who were highly engaged in their work had probability of quitting that was 5 times lower than the employees who were not engaged in their work. देखिए, तो ऐसे एम्प्लॉय, एक स्टडी के मुताबिक ये पाया गया कि जो एम्प्लॉयज़ अपने काम में ज़्यादा एंगेज्ड है वो लोग 5 टाइम्स कम वो जॉब क्विट करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे एम्प्लॉयज़ जो अपने काम में पूरे दिल से काम नहीं कर रहे, एंगेज्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एक स्टडी में बोला गया, ठीक है। तो ये थे 5 इफेक्टिव प्रैक्टिसेस ऑफ रिटेंशन। पहला था हायरिंग, दूसरा था पॉसिबिलिटी ऑफ सोशलाइजिंग, तीसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, चौथा कंपेंसेशन एंड रिवॉर्ड्स, 5th सुपरविजन, फेयर सुपरविजन और 6th था एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन क्विट करने की नहीं सोचेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन रिटेंशन एंड डेवलपमेंट। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करती है कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए।
comprehensive strategies. To address the overall retention rates, wide-ranging tactics are directly either at the entire organization or at the major subsystem. They can either target the entire organization or the big system. तो comprehensive strategies होना ज़रूरी है, चाहे वो स्मॉल सेट ऑफ एम्प्लॉय हो या चाहे पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो. एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड द इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस to the hiring process that incorporate criteria linked to the employee retention, enhancing the quality working environment, increasing base salaries based on the market rates. ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज में कुछ कुछ आती है, जैसे कि आप हायरिंग प्रोसेस अच्छा करो. ठीक है, उसके बाद में जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा करो. फिर सैलरी का जो बेस है, जो भी मार्केट में अभी जैसे कि इन्फ्लेशन चल रहा है, बाकी कंपनीज में क्या क्या सैलरी मिले, उसके हिसाब से आपका बेस्ट सैलरी पैकेज रखो. ठीक है, ताकि एम्प्लॉय को जरूरत ही ना पड़े दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाने की. टिपिकली देर आर 3 सोर्सेज वेयर कॉर्पोरेशन कैन ऑब्टेन डेटा रिक्वायर्ड टू असिस्ट इट इन अ सिलेक्टिंग वाइल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी टू पुट इनटू एक्शन. तो ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ 3 हम बोल सकते हैं पॉइंट्स है जिसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है. देखो, पहला है research on employee retention can give useful insights on the major factors that contribute to the employee turnover. Access to the most recent finding from research on employee turnover and retention can be gained through participation at the conferences and membership in the professional associations like SHRM. देखिए, मतलब क्या है कि एम्प्लॉई का रिटेंशन के लिए जब आप रिसर्च कर रहे हो कंपनी कि उनको कौन से वे से उनको रिटेन किया जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लॉयज़ का जो थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो कोई भी अगर कॉन्फ्रेंस होते हैं तो वहाँ पे उनका बिहेवियर कैसा है, उनका वर्किंग में कैसा, उनका परफॉर्मेंस का आप उनका स्टैंडर्ड रिव्यू कर सकते हो कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, उनके स्किल सेट, तो ये सब हेल्प हो जाएगा. सेकेंड है टर्म इफेक्टिव प्रैक्टिसेस refers to the techniques that other organizations are implementing and determining to be either effective or ineffective. तो इफेक्टिव प्रैक्टिसेस मतलब क्या है, ये एक तरीके का ऐसा टेक्निक है जहाँ पे सभी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके देख रहे हैं, बोलते हैं यूज़ एंड ट्रायल. ठीक है, तो उसमें से जो अच्छे से चल गया उसे इफेक्टिव प्रैक्टिस बोल के सभी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं. ठीक है, थर्ड है बेंचमार्किंग सर्वेज कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ अ कंपनी कंपेयर्स टू कॉम्पिटिटर्स on areas such as wages, perks, bonus schemes and other similar topics. ठीक है, तो आप आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो है ना, वो क्या कैसे वेजेस दे रहे हैं सिमिलर पोस्ट के लिए, वो कितना सैलरी दे रहे हैं, क्या पर्क्स दे रहे हैं, उनकी बोनस स्कीम्स क्या है. ठीक है, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स जो कि सिमिलर जॉब जो कॉम्पिटिटर्स है वहाँ पे आप एनालाइज करके फिर बेंचमार्क सेट कर सकते हो कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप वो कंपैरिजन करके कर सकते हो ताकि एम्प्लॉय का रिटेंशन रेट बढ़े. ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट जहाँ पे आप कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बना सकते हो रिटेंशन के लिए एम्प्लॉयज़ के. ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी डायरेक्टेड एट रिटेंशन. डेटा फ्रॉम न्यूमरस इंपॉर्टेंट सोर्सेज सच एज ऑर्गेनाइजेशनल एग्जिट इंटरव्यूज, पोस्ट लीव इंटरव्यूज, स्टे इंटरव्यूज, एम्प्लॉय फोकस ग्रुप्स, predicted turnover interviews and other qualitative studies are used as a foundation for targeted tactics. ठीक है, तो अलग अलग कौन सी टेक्निक्स है जहाँ पे आप रिटेंशन के लिए काम कर सकते हो. तो एम्प्लॉय फोकस ग्रुप्स पे वर्क करो. ठीक है, इंटरव्यूज़ लो, पोस्ट लीव इंटरव्यूज़ लो, एग्जिट इंटरव्यूज़ लो. ठीक है, प्रेडिक्टेड टर्नओवर स्टडीज़ करो. इससे क्या होगा, क्वालिटेटिव स्टडीज़ करो कि पता चलेगा कि अगर कुछ इशू हो रहा है तो उसे सॉल्व करके कैसे एम्प्लॉयज़ का रिटेंशन रेट बढ़ाए. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो के एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए. एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन मोर प्रिसाइजली वेयर अ प्रॉब्लम ऑकर्स एंड टू डिजाइन प्लान्स दैट आर हाईली रिलेवेंट एंड लिंक टू एड्रेस द इशू बाय फॉलोइंग स्टेप्स आउटलाइन एट दिस आर्टिकल. तो मतलब एक बार आपने प्रॉब्लम पकड़ लिया कि क्या प्रॉब्लम एम्प्लॉय को हो रहा है, तो आप अगर वो सॉल्व करोगे तो एम्प्लॉयज छोड़ के जाने का तो सवाल ही नहीं है. फॉर इंस्टेंस, इफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेशनल्स आर लिविंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, the organization should conduct a research on most common reasons that women give for leaving company and develop strategies to specially deal with this group of workers. This would be the case if female professionals are leaving in significant numbers. जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया, अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट मतलब बहुत बिग नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेशनल अगर वो जॉब से रिज़ाइन कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर को ये समझना ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को,
इसका रीज़न स्टडी करना कि क्यों सभी फीमेल एम्प्लॉयर्स रिज़ाइन कर रहे हैं इतने बड़े क्वांटिटी में, क्या कुछ रीज़न हो सकता है, कुछ उनको कुछ इनसिक्योर फील हो रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम्स तो हो रहे रहेंगे ना, इसीलिए तो इतने सारे फीमेल एम्प्लॉयर्स रिज़ाइन कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम को अगर ऐसे कुछ सपोज कुछ एम्प्लॉयज़ है, कुछ अदर सबऑर्डिनेट्स है जो उनको हरेस कर रहे हैं या कुछ अनकंफर्टेबल फील कर, तो ऐसे लोगों से डील करने के लिए अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अलग अलग ये आपको एक तरीके का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे कई तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर सपोज कुछ यंग जनरेशन एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं तो वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है। अगर कॉमन सेट ऑफ पीपल छोड़ के जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन पहले फाइंड आउट करेगा कि प्रॉब्लम क्या है और फिर ट्राई करेगा कि वो प्रॉब्लम से डील कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये रहती है स्ट्रेटेजी डायरेक्टेड रिटेंशन, मतलब एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाओ और फिर वो फॉलो करो। व्हेन इट कम्स टू द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटेजी, पीपल मैनेजर्स प्ले अ क्रूशियल रोल। मतलब जब इफेक्टिव एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तब जो पीपल मैनेजर रहते हैं, मतलब जो ऐसे मैनेजर्स वो जो डायरेक्टली ये अपने एम्प्लॉय से डील करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम टू हैव अ मैनेजमेंट टीम दैट इज इन्फॉर्म्ड अबाउट एम्प्लॉय मोटिवेशन, रिटेंशन मेथड्स, बेंचमार्किंग एंड बेस्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये मैनेजर को भी पता होना चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ में ये कल्टीवेट कर सके कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, उनका रिटेंशन मेथड्स को फॉलो करे, ठीक है, बेंचमार्क सेट करे, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स कि इफेक्टिव एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटेजी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, पीपल मैनेजर, ठीक है, ओके। तो ये थे दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं, एक तो रहती है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी और दूसरी रहती है स्ट्रेटेजी डायरेक्टेड रिटेंशन, ताकि ये अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक बार उन्होंने उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस करवाया, स्टाफिंग हो गया, ठीक है, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, एग्जाम हो गया, स्टाफिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, फिर उनका जॉब ज्वाइनिंग हो गया, उसके बाद में अगर वो उसको लगता है कि वो छोड़ के ना जाए, इतना सब टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करने के बाद, रिसोर्सेज, तो इसीलिए ये सब चीज़ें एम्प्लॉयर ने फॉलो करनी है, ठीक है, मैनेजमेंट ने, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने, ताकि उसके एम्प्लॉयज़ रिटेन रहे, छोड़ के ना जाए और ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो, ना कि लॉस हो। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यही पे एंड करते हैं। इसके आगे के लेक्चर्स में आने वाले सभी ये टॉपिक के, ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। और जैसे ही हमारा ये मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा तो हम तुरंत मॉड्यूल डी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि मॉड्यूल डी से कई सारे क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। तो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो जैसे मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा हम तुरंत मॉड्यूल डी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी वीडियोज़ दे और आपके सभी दोस्तों को भी हेल्प हो कि उनकी एग्जाम क्लियर हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।